पहले इस चीज को क्लियर कर लें, उसको भी देख लेते हैं, अगर गैप आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। आप सबके पास ICAP की बुक है ना मोबाइल में, है ना? उसमें ये एक एक्सरसाइज दी हुई है, ये इस वाली में नहीं दी हुई थी। पेज नंबर 97 पे एक एक्सरसाइज आ रही है। पेज नंबर 97 पे एक छोटी सी एक्सरसाइज आ रही है। पेज नंबर 97 पे एक छोटी सी एक्सरसाइज आ रही है। पांच छह लाइनों की। पेज नंबर 97 पे जी, सबने निकाल ली एक्सरसाइज है? इसको पढ़ते हैं जरा, सबके पास आ गया? 1 मिनट भी क्वेश्चन निकाल लिया सबने? चले पढ़े से। मिस्टर ए हैड लेट आउट द प्रॉपर्टी टू मिस्टर बी फॉर अ सम ऑफ 1,50,000 पर मंथ इन जुलाई 2022। 1.5 लाख रुपया जी मिस्टर बी ने प्रॉपर्टी लिया पर मंथ। मिस्टर बी हैज पेड अ सम ऑफ 5 लाख एज नॉन एडजस्टेबल एडवांस। नॉन एडजस्टेबल एडवांस का वर्ड भी यूज कर सकता है, ठीक है, या वो सिक्योरिटी का वर्ड यूज कर सकता है, ये कह के कि यार ये पैसे उसको जब जाएगा, वाप छोड़ के जाएगा तो उसको हमने ऐसे ही वापस कर देना है। मुझे एक बात बताएं, मैं ये वर्ड यूज नहीं करता नॉन एडजस्टेबल एडवांस। मैं आपको कहता हूं कि इसने मिस्टर बी ने जब आया किराएदार के तौर पे, तो इसने सिक्योरिटी जमा कराई 4 लाख रुपया, और ए ने कहा कि जब तुम वापस जाओगे तो ये 4 लाख तुम्हें मैं वापस कर दूंगा। तो ये क्या है, एडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल? तो उसको नेचर से भी आप देख सकते हैं। ICAP ये भी कर सकता है कि आपको उस ट्रांजैक्शन की नेचर से आइडेंटिफाई करना पड़े। नॉर्मली ICAP ऐसा नहीं करता, वो लिखता है कि ये नॉन एडजस्टेबल एडवांस है, लेकिन अगर उसने ना लिखा तो उसकी नेचर से भी पता चल जाएगा ये नॉन एडजस्टेबल एडवांस है। अच्छा जी, 1,05 लाख रुपया बी ने नॉन एडजस्टेबल एडवांस के तौर पे दिया। यहां तक पढ़ के दिमाग की घंटी फौरन बजनी चाहिए। ये एडवांस नॉन एडजस्टेबल एडवांस है तो इसको डिवाइड बाय 10 करना है, और इसकी जो अमाउंट आएगी उसे हर साल टैक्सेबल इनकम में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड कर देना है। यहां तक पढ़ के आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर, 2 साल बाद मिस्टर बी वेकेटेड द प्रेमिसेस, यानी कि 2 लाइनें पढ़ के तो ये था, ये वाला सिनेरियो कि वो आया है, ठीक है। 2 साल बाद उसने भाई प्रेमिसेस छोड़ दी, एंड मिस्टर ए रिटर्न द एडवांस टू मिस्टर बी। मिस्टर ए ने जो उसका एडवांस था उसको वापस कर दिया। यानी कि अब मुझे ये पता चला कि यार ये गया भी है, तो अब दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि यार जिस साल ये गया है उस साल में हमने इसे ऐड नहीं करना। यहां तक पढ़ के, ठीक है। अगली लाइन, देयर आफ्टर मिस्टर सी एक्वायर्ड द पोजेशन ऑन द सेम रेंटल अमाउंट। अगली सिनेरियो ये आ गया, कहता कि मिस्टर सी ने ज्वाइन किया और सेम रेंट पे आ गया। हाउएवर द अमाउंट ऑफ नॉन एडजस्टेबल एडवांस वाज इंक्रीज टू 6 लाख। अब दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, यार ये तो तीसरा सिनेरियो आ गया कि पहले वाला गया और नया वाला आया, और नया वाला खुशियां लेके आया और 6 लाख का नॉन एडजस्टेबल एडवांस भी दे गया, ठीक है ना। खुशी लेके आया है ना आपके लिए, ठीक है। कंप्यूट द ग्रॉस इनकम फ्रॉम द सेड प्रॉपर्टी फॉर द ईयर 2023 एंड 24 बिफोर अलाउइंग द डिडक्शन। 2023 टैक्स ईयर और 2024 टैक्स ईयर की आपने क्या बतानी है, ग्रॉस इनकम, यानी कि आपने उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालनी है 2023 की और 2024 की। रिक्वायरमेंट है जी, मैंने 2023 और 24 की बनानी है। तो पहले मैं 2023 और 2024
ठीक है, लिखना लिखना बाद में है, पहले इसको देखना है, इसको फोकस करना है। समझ आ गई तो ठीक है, ना समझ आई तो पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, इस सम ऑफ जब लिखते हैं अमाउंट से पहले तो इसका मतलब होता है टोटल अमाउंट पर एन। कहाँ लिखा हुआ है? सम ऑफ का मतलब है हाँ टोटल अमाउंट, कि या इतनी अमाउंट, कि जी इतनी 5 लाख की अमाउंट। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, पहले तो आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन में आपने देखा कि दो तरह की फिगर्स आ रही हैं, एक रेंट आ रहा है और दूसरा नॉन एडजस्टेबल एडवांस। तो ये दोनों फिगरें कौन सी इनकम में आती हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। अभी तक पढ़ा भी यही है और उसमें भी यही पढ़ा कि इनकम ऑफ प्रॉपर्टी में आएगी। तो 2023 की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इसकी मैं कर लूंगा वर्किंग वन। वर्किंग वन में मैं लेके जाऊंगा, पहली बात तो ये कि रेंट भी इसमें आ रहा है और क्वेश्चन देख के मुझे पता चला कि इसमें 450 डिपॉजिट तो नहीं ना आ रहा, नहीं ना आ रहा। तो इसमें दूसरी जो फिगर आ रही है दैट इज नॉन एडजस्टेबल एडवांस। 2023 में रेंट कितना था जनाब? 1.5 लाख पर मंथ। तो 1,50,000 इंटू 12 कितना बन गया? 18 लाख। तो 18 लाख, ये मैं फिगर्स लिख रहा हूँ रुपीज इन थाउजेंड्स, रुपीज इन थाउजेंड्स, ठीक है। तो ये मैंने 1800 की यहाँ पर मंथ लिख दिए, इससे पहले ही लिखा हुआ सब पर एनम नहीं आना चाहिए। पर मंथ लिखा तो है 1,50,000 पर मंथ लिखा तो है, 1.5 लाख। सम ऑफ 5 लाख के साथ लिखा है, सम ऑफ 1,50,000 पर, लेकिन आगे उसने क्लैरिटी आपको दे दी है ना। सम ऑफ का वर्ड आप ये यूज कर लें कि जी वो इतने पैसे दे रहा है, ठीक है। ये कोई 3-4 फिगर्स को सम नहीं कर रहा, ठीक है। जस्ट एक रिटन टर्मिनोलॉजी में से ये बात लिख दी है। जब आगे उसे पर मंथ लिख दिया है ना, तो इसका मतलब ये पर मंथ फिगर है। अगली फिगर 5 लाख है, तो इसका मतलब है कि अकेली 5 लाख दे रहा है, उसमें कहीं पे ना मंथली लिख रहा है ना एनुअल लिख रहा है, और ना ही नॉन एडजस्टेबल एडवांस मंथली होता है कभी भी। ये हमेशा साल की एक ही फिगर होती है, ठीक है। अच्छा, 1,50,000 पर मंथ लिख दिया, 12 से ये 18 लाख रुपए आ गया। अब हम आते हैं नॉन एडजस्टेबल एडवांस में। 2000 यकम जुलाई उसने किया था, 5 लाख दिया था, तो हमने क्या पढ़ा है? जितना वो एडवांस दे उसको 10 पे तकसीम करें और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड कर दें। कितना बन गया? 1800 जमा, बल्कि ये 50 करना चाहिए ना, 1850, 1800 में, क्योंकि फिगर मेरी 1000 में है। तो 1850, 1850, ये मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 23 की बन गई। इसमें कोई मसला नहीं ना? मसला आगे चले। उसने 23 की भी बनाई थी, अब हम 24 की भी बनाते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वर्किंग नंबर 2। वर्किंग 2 क्या कहती है जी? रेंट है और इसमें क्या है? नॉन एडजस्टेबल एडवांस। रेंट पे उसने बात की, अच्छा वो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 इयर्स, यानी कि वो अगर यकम जुलाई को आया था तो एग्जैक्ट 2 साल बाद छोड़ गया, तो इसमें 30 जून को छोड़ गया होगा, ऐसे ही है ना। यकम जुलाई 22 को आया था, 22 को आया था, यकम जुलाई 22 को आया था, तो इसका मतलब ये है कि वो 30 जून 2023 और 30 जून 2024 को छोड़ गया, साल पूरा करके छोड़ गया, ठीक है। इसका ना मुझे इसकी वो गलत लग रही है, कंप्यूटेशन 24-25 की पूछनी चाहिए थी। क्वेश्चन में मेरे ख्याल से थोड़ी सी ये गलती कर गया। ये देखिए ना, इसका मैं टाइम स्पैन अगर बनाऊं, 1 जुलाई कब आया था? 22, यकम जुलाई 22 को वो आया है, तो 30 जून 2023 और 30 जून 2024, यही बना ना। तो ये मेरा टैक्स ईयर बना 23, तो ये टैक्स ईयर बना 24, सही है। और आगे मैं जाऊं 30 जून 2025, तो ये टैक्स ईयर कौन सा बन रहा है?
तो 2 साल तक तो वो खुद है, 23-24 में तो वो खुद है ना, 24 को छोड़ के गया है, तो ये बेसिकली 23 नहीं होना चाहिए था, ये 24-25 का उसे क्वेश्चन में पूछना चाहिए था। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आई कैप कर देता होता है। लेकिन समझना आपको बात की कि आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 2 ईयर, 2 साल बाद छोड़ के गया है, तो 1 जुलाई 22 को आया है, तो वो 1 साल उसका यहां पूरा हुआ, दूसरा साल यहां पूरा हुआ, यानी कि टैक्स ईयर 2024 में उसके 2 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको 24-25 की ट्रीटमेंट पूछनी चाहिए थी, ना कि उसे 23-24। 23-24 की तो सेम रहेगी ट्रीटमेंट, फर्क ही कोई नहीं आएगा। चलें इसमें आए, नेक्स्ट के अंदर आइए क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, अब जब उसने छोड़ के गया 2 साल बाद, 30 जून 2024 को जब वो छोड़ के गया, तो उसने क्या करना था कि सी आ गया सेम रेंटल पे और बी चला गया, और सी ने कितने पैसे दिए? सी ने कितने पैसे दिए? 6 लाख रुपया। तो रेंटल में कोई फर्क आएगा इसमें? रेंटल में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम रहा। 1,50,000 इंटू 12, 1800 रेंटल सेम रहा। नॉन एडजस्टेबल एडवांस कितना दिया उसने? 6 लाख। सिनेरियो ये बन गया, पुराना गया और नया आया, पुराना गया और नया आया। तो बेसिक ट्रीटमेंट तो यही है कि जितना नॉन एडजस्टेबल एडवांस आएगा उसको डिवाइड बाय करना है 10 पे। तो 6 लाख आया डिवाइड बाय 10, लेकिन क्योंकि सिनेरियो पुराना गया नया आया है, तो इसमें यह देखना है कि नॉन एडजस्टेबल एडवांस की मद में पिछले सालों में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितनी अमाउंट ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है। तो पिछले सालों में कितनी हो गई होगी? 50,000 1 साल की थी, तो 2 सालों की कितनी? 1 लाख। वो अमाउंट माइनस करके बाकी इसके अंदर लेके जानी है। 5 लाख और कितनी बन जाएगी? 50। एक ही सेम ही फिगर बन गई, 1850। जी क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? जी आप 2024 में तो वो छोड़ के चला गया, तो उस साल का नॉन एडजस्टेबल एडवांस में ऐड करें। वो 30 वो हो सकता है, देखिए वो 2 साल की एक्सपायरेशन के बाद गया है, यानी कि वो 2 साल पूरे करने के बाद गया है। ठीक है, वो 2 साल पूरे करने के बाद से क्या मतलब हो सकता है कि वो 1 जुलाई 2024 को गया है। तो जब वो 1 जुलाई 2024 को गया तो 2 साल पूरे हो गए। हाँ, अगर वो क्वेश्चन में लिखता कि वो आखिरी दिन चला गया है, 30 जून को चला गया है, तो जिस साल गया उस साल फिर हम चार्ज नहीं करते। ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बेसिकली इसके ऊपर फोकस करना है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या थी। उसने लिखा है आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 2 ईयर्स। आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 2 ईयर का मतलब है 2 साल पूरे करके गया है। हो सकता है 1 जुलाई को गया हो सकता है 5 जुलाई को गया हो, 2 साल पूरे करके गया। 2 साल पूरे करने का क्या मतलब है? 50,000 इन 2 सालों में ऐड होगा। सही है? टैक्स में एक चीज याद रखिएगा, कहीं पे कंफ्यूज हो जाए, डेट्स के अंदर टाइम स्पैन बना लें। ठीक है, दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट कि कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाएं, सवाल की नहीं समझ लग रही, डेट्स की टाइम स्पैन बना लें एक छोटा सा रफ के ऊपर करके। जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर अब वो टाइम स्पैन के मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट ठीक नहीं बन रही थी, तो मैंने आपको बता दिया। सही है, तो ये टाइम स्पैन छोटी सी साइड पे रफ के ऊपर बना लिया करें वर्किंग्स के अंदर, जहां पे आपको कंफ्यूजन आ जाए डेट्स के अंदर कि कितने सालों में करना है, वर्डिंग्स का ना समझ लग रहा हो, तो ये एक बड़ा अच्छा इसका हल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस सवाल की समझ भी लग रही है उसमें भी बना लें, ऐसे नहीं करना। टाइम ज़ाया नहीं करना, टाइम का इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। जी कोई क्वेश्चन इस पे लग रही है? जी समझ लग गई, समझ क्लियर है? गुड।
आप में से किसी का कोई सवाल? 2 टेनेंट्स इकट्ठे रखे हैं। जो सिनेरियोज आपके माइंड में जा रहे हैं ना, उनको अभी होल्ड रखें, ठीक है? जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले इसमें फोकस करें। आप लोगों के माइंड में जो सिनेरियोज हैं उन्हें ज़रा होल्ड रखें। बेसिकली इससे पहले पक्का कर लें, फिर इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब मुझे आता हुआ तो ज़रूर दूंगा। आता होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है जी, ये तीनों सिनेरियोस क्लियर है? इन तीनों के ऊपर मजीद कोई क्वेश्चन अगर हम करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐड करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है। हमने फिगर्स पढ़ी हैं रेंट चार्जेबल टू टैक्स, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है जो रेंट अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है, उसके अंदर जो मंथली रेंट आता है वो आता है, उसके अंदर फोरफिटेड डिपॉजिट आता है, और आज हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इसके अंदर नॉन एडजस्टेबल एडवांस भी आता है। ये पढ़ने के बाद आइंदा से जो हमने रेंट चार्जेबल टू टैक्स, जिसमें से डिडक्शन है, अब हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे कौन कौन सी डिडक्शंस होंगी। तो रेंट चार्जेबल टू टैक्स की अमाउंट को बनाने के लिए हमने ये देखना है क्या मैं लैंड की बना रहा हूं या मैं बिल्डिंग की बना रहा हूं। ठीक है, क्या देखना है, क्या मैं लैंड की बना रहा हूं या बिल्डिंग की बना रहा हूं। क्यों? अगर मैं बिल्डिंग की बना रहा हूं तो इसमें रेंट भी आएगा, इसमें फोरफिटेड डिपॉजिट भी आएगा, और इसके अंदर नॉन एडजस्टेबल एडवांस भी आएगा। और अगर मैं लैंड की बना रहा हूं तो इसमें रेंट भी आएगा और इसमें फोरफिटेड डिपॉजिट भी आएगा, नॉन एडजस्टेबल एडवांस नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में अगर उसने आपको दे दिया कि लैंड के अगेंस्ट उसने नॉन एडजस्टेबल एडवांस दिया है, तो उसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। कैसे? जैसे क्लास खत्म होने के बाद टीचर को करते हैं, बस यार बस करो जाओ। ठीक है, ऐसे ही इग्नोर कर देना आपसे। सही है? तो काफी आज हाँ हाँ बहुत है, बस एक छोटी सी बात और। डेफिनेशन देखें जरा नॉन एडजस्टेबल एडवांस की क्या है। हेडिंग क्या लिखी हुई है, किधर लिखी है? हाँ, इसकी हेडिंग देखें क्या है? नॉन एडजस्टेबल एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग। इस वजह से मैंने आपको ये ऐड कराया है कि ये नॉन एडजस्टेबल एडवांस जो है ये किस में आएगा? बिल्डिंग के केस में आएगा, सिनेरियो में आएगा, और किसी सिनेरियो में नहीं आएगा। पेज नंबर 54 के ऊपर हेडिंग है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। ये जो लिखा हुआ सारा ये वही है जो पिछले 1 घंटे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसे पढ़ें, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ लग जाएगी। वेयर द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, किसकी बात कर रहा है? ओनर ऑफ द बिल्डिंग। तो मैंने भी नॉन एडजस्टेबल एडवांस को किस में डाला है? बिल्डिंग में डाला, इसलिए। ठीक है, तो नॉन एडजस्टेबल हमेशा बिल्डिंग के अंदर आएगा। Where the owner of the building received an advance which is not adjustable against rent, the whole of the advance shall be treated as rent chargeable to tax under the head income from property in the year of receipt, जिस साल मिला, and following 9 tax year। इसका क्या मतलब हो गया? 1/10 in equal proportion, that is 1/10 of such an unadjustable advance shall be included in the income of the taxpayer under the head income from property commencing from the tax year in which the advance is received। जिस साल में, कब से शुरू करना है? जिस साल में से एडवांस मिला है।
पहला सिनेरियो आया, ठीक है, पहला सिनेरियो। नोट में क्या लिखा है? नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एडजस्टेबल एडवांस अगेंस्ट रेंट बिकॉज द सेम विल बी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ, क्या पढ़ा था? एडवांस, एडजस्टेबल तो नो ट्रीटमेंट। आगे चले। इफ एडवांस इज रीफंडेड इन एनी ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 साल, such advance shall not be included in the income from the tax year in which it is, जिस साल वापस करना है उस साल उसको इनकम में ऐड नहीं करना अगर वो बंदा छोड़ के चला जाता है। दूसरा सिनेरियो गया, इसके साथ लिख लें, बेशक गया, ऊपर वाले के साथ लिख लें, पहला सिनेरियो आया था, साथ छोटा सा उर्दू में लिख लें ताकि आपको याद रहे क्लास में हमने क्या टर्मिनोलॉजीज यूज की थी, ठीक है। और इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, महीने बाद इसको पढ़ेंगे तो यही सोचते रहेंगे यार गया और आया क्यों लिखा था, ठीक है। तो इसलिए घर जाके पढ़ लें तो समझ लग जाएगी। आखिरी, आफ्टर वैकेंसी इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट अगेन, दोबारा दे दे, है मुश्किल हो रहा है बैठना है, आखिरी 5 मिनट रह गए हैं, बड़े औखे होके बैठे थे यार। आफ्टर वैकेंसी इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट अगेन against an other non-adjustable advance, new advance less the portion of the previous advance already charged to tax shall be chargeable equally, already charged to tax shall be chargeable equally in the 10 tax years commencing from the tax year in which the advance is received from the succeeding tenant. New advance less the portion of the already advance, पुराना गया नया आया, लेस कर देना है उस पोर्शन को जो ऑलरेडी टैक्स को चार्ज हो चुका है पिछले सालों में, ठीक है। पिछले 10 सालों में जो आपने चार्ज किया है ना, अभी तीसरे साल आया था, ठीक है, तो तीसरे साल में आया तो पिछले 2 सालों का चार्ज निकाल दिया ना अंदर से मैंने। अगर वो छठे साल आता तो पिछले 5 सालों का निकाल देते, ठीक है। तो जितने, अगर वो 8वें साल आता तो पिछले 7 सालों का निकाल देते। ठीक है जी, इसकी लगी समझ ये यहाँ तक। सर जो यूनिट ने हमें सिक्योरिटी दी है, अगर वो कम हो, जो पहले टैक्स की वजह से जो कट चुका है बहुत ज़्यादा हो तो फिर क्या करें? मिसाल के तौर पे जो नया एडवांस आया था, अच्छा आप कह रहे हैं कि पिछले उसने जो सारों का निकाल के ऐड करके ज्यादा हो, या वैसे जो उसने दिया है वो कम हो? दोनों तरीके से, जो पहले वाला भी कम हो और जो बाकी पहले नहीं, जिस तरह यही सिनेरियो देख लें, ये कितना दिया था इसने? 6 लाख, और पिछले वाले ने कितना दिया था? तो अगर ये 6 की जगह 4 लाख दे देता नया वाला, ठीक है, तो मनफी लाख ही करना था ना पीछे से। अगर वो पहले वाला 9 लाख जाता तो फिर तो 4.5 लाख। अगर उसमें -5 लाख करते थे, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो कई सालों के बाद अगर आता तो फिर पीछे में डिडक्ट करते तो क्या करते? ये भी आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन था शुरू में, अब ये जो अब समझाऊंगा ना, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपका जनरल कॉन्सेप्ट है, अपना कॉन्सेप्ट नहीं खराब कर लेना। मैं इसलिए जो चीज़ बता रहा हूँ तो मैं कहता हूँ पहले उस पर फोकस करें, कॉन्सेप्ट नहीं खराब कर लेना। जस्ट सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। टैक्स वाला भाई क्या सोचता है, वो कहता है कि ये जो बंदा आया था ना 1 जुलाई 21 में, इसने आपको 6 लाख रुपया दिया, अब वो कहता है कि 6 लाख को 10 सालों में तकसीम कर दो, ऐसे कहता है। आपने कहा कि जी ऐसा क्यों कहता है, उसने कौन सा ऐसे कुछ कमाया? टैक्स वाले की ये सोच है कि भाई उसने अगर आपको 6 लाख रुपया दिया है ना, तो आप अपनी अलमारी में तो नहीं ना रख के बैठे कि आपने अपने बैंक में किसी अकाउंट में जमा करा दिया होना है, या फिर आपने अपने किसी दोस्त को दे दिया होना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप इस 6 लाख के ऊपर कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। वो जितना भी कमा रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम आपसे तकसीम 10 करके हर महीने हर साल आपका 60,000 रुपया कटवाएंगे। लगी समझ? अगर आप लोगों को नहीं लगी समझ तो इट्स ओके, इसका इसको नहीं खराब करना, इसको ऐसे ही करना है। हाँ, वजह सिर्फ बता रहा हूं कि वो ऐसा करता क्यों।
सर के 10 साल से ऊपर एक ही टेनेंट रुका रखा है। करेंगे यार, बाकी सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। बेसिकली एक टीचर का ये होता है कि ये मिक्सअप ना हो जाए आप लोगों का। क्वेश्चंस आप लोगों के वैलिड होते हैं सारे, लेकिन ये इसको मिक्सअप होने से भी बचाना है। सर काफी आज के दिन। बस 9 बज गए हैं, मेरे लिए भी काफ़ी है यार। वो टेस्ट कब तक हो जाए?